हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरती ग्रुप ट्यूशन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन। समझ में आया? तो देखते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। इसके मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि दो कणों या पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है दो कण या पिंड। कण या पिंड को आप वस्तु भी बोल सकते हैं कि मतलब दो वस्तुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे दो कण या पिंड, यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक पृथ्वी है, एक कण क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, और एक कण क्या हो गया, एक मैं हो गया। तो मेरे और पृथ्वी के बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। उसी को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी बल के कारण मैं क्या, पृथ्वी के ऊपर टिका हुआ हूं। चलो, इसके साथ मैंने एक डेफिनेशन और लिखी है। पृथ्वी द्वारा कणों या पिंडों पर लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कि पृथ्वी क्या करती है, सभी कणों के ऊपर, सभी पिंडों के ऊपर, सभी वस्तुओं के ऊपर एक बल लगाती है, और वो बल कौन सा, आकर्षण बल, जिसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप कोई भी पत्थर फेंकते हो तो वो पत्थर क्या होता है, कुछ समय बाद फिर से लौटकर पृथ्वी की तरफ आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि उस पत्थर के ऊपर पृथ्वी क्या कर रही है, अपना आकर्षण बल लगा रही है, जिसके कारण से वो पत्थर क्या हो रहा है, ऊपर से पृथ्वी की ओर वापस खींचा चला आ रहा है। तो इसी बल के कारण वो पत्थर पृथ्वी की तरफ खिंच गया। तो इसी बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और इस बल की खोज किन्होंने की है, सर आइजैक न्यूटन ने की है। सर आइजैक न्यूटन ने इस बल की खोज की है। आगे देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है। कैसा बल है, वैश्विक बल है। पूरे विश्व भर में यह बल उपस्थित है, जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं बल्कि खगोलीय पिंडों के बीच भी लगता है। यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यह एक वैश्विक बल है। दो पिंडों के बीच में ही नहीं लगता है बल्कि खगोलीय पिंडों के बीच में भी लगता है। यहां खगोलीय पिंड मतलब आप समझ गए होंगे, चांद, सूरज एक्सेट्रा, इनके बीच में भी क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, भार का पता चलता है, वेट का पता चलता है, वजन का पता चलता है। चलो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वेग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो देखो क्या होता है वेग, वेलोसिटी। यहां पर मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है। एकांक समय में कण या पिंड द्वारा तय की गई दूरी को उस कण या पिंड का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इस वेग को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, v से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, v से। अर्थात अपन क्या कह सकते हैं, वेग v बराबर कण या पिंड द्वारा तय की गई दूरी बटे में दूरी तय करने में लगा समय। अब इस वेग की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए अपन इस वेग को एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये एक ए बिंदु है, सपोज कि अपन ने ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। तो अपने को, अपन यहाँ ए बिंदु पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, ए बिंदु पे खड़े हैं। तो अपने को ए बिंदु से कहाँ जाना है, बी बिंदु तक जाना है। और इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस में मान लेता हूं इसका 1000 मीटर, ठीक है। और मेरे को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लग रहा है, मेरे को समय लग रहा है 500 सेकंड। 500 सेकंड मेरे को यहां से यहां पर जाने में लग रही है। तो देखो, अपन ने वेग की परिभाषा क्या पढ़ी है कि एकांक समय में कण या पिंड द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, उस कण या पिंड का वेग कहते हैं। अर्थात कण या पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो कण या पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 1000 मीटर है। कितनी है, 1000 मीटर बटे दूरी तय करने में लगा समय। समय कितना है, समय यहां पे है 500 सेकंड। 500 सेकंड बराबर वेग v बराबर 1000 मीटर बटे में 500 सेकंड। यहां 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और यहां पे देखो दोस्तों, वेग की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। तो 2 मीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या आ गया, मेरा वेग आ गया। ये 2 क्या आ गया, मेरा वेग। मतलब ए बिंदु से मैं बी बिंदु की तरफ गया हूं, 1000 मीटर दूरी है, 500 सेकंड मेरे को यहां से यहां जाने में लगा है। तो मेरा वेग कितना निकल गया, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो अब आप समझ गए होंगे कि वेग क्या होता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि त्वरण, एक्सेलरेशन क्या होता है।
एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को, यहां पे दोस्तों ध्यान देना, एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या कहते हैं अपन, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। त्वरण को किससे दर्शाया जाता है, ए से दर्शाया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन बटे में समय, अर्थात इसकी इकाई क्या बन जाएगी, इसी से अपन इकाई बना लेंगे। कैसे, वेग में परिवर्तन, तो वेग की इकाई अपन ने क्या पढ़ी है, मीटर प्रति सेकंड अपन ने पढ़ी है। फिर ये बटे की लाइन, ये बटे की लाइन। समय को किससे लिखते हैं, सेकंड से लिखते हैं। ठीक है, तो मैं सेकंड के बटे में क्या मान लेता हूं, 1 मान लेता हूं। तो बटे वाली संख्या में भी क्या आ रही है, बटे वाली संख्या आ रही है। यहां पर देखो मीटर प्रति सेकंड है, फिर इसके भी बटे में क्या है, सेकंड प्रति 1 है। तो अब ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड इंटू 1, ये ऊपर चला जाएगा और ये सेकंड नीचे आ जाएगा। तो मीटर को मीटर से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर, और सेकंड को सेकंड से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो ये किसकी इकाई बन गई, त्वरण की, ए की, किसकी बन गई, त्वरण, एक्सेलरेशन। तो यहां पर लिख देंगे त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो समझ में आ गया होगा कि वेग में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, त्वरण होता है। इसको ए से दर्शाया जाता है, अर्थात अपन कह सकते हैं त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन बटे में समय। इसी से अपन क्या निकालिए, इसकी इकाई निकालिए। तो क्या हो गया, त्वरण की इकाई क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रखना, वेग की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे अपना यहाँ पर क्या था, इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं त्वरण को, कि अपन 1000 मीटर गए थे। कितने गए थे, 1000 मीटर गए थे। 500 सेकंड अपने को लगा था, 500 सेकंड। ठीक है, तो अपना वेग क्या आया था, 2 मीटर प्रति सेकंड आया था, 2 मीटर प्रति सेकंड। मतलब मैं 1 सेकंड में क्या कर रहा हूं, 2 मीटर चल रहा हूं। 1 सेकंड में कितना चल रहा हूं, 2 मीटर। मतलब ये मेरा वेग था, मतलब 1 सेकंड में मैं चला 2 मीटर। ठीक है, फिर से अगले वाली दूसरे सेकंड में मैं क्या चला, 1 सेकंड में फिर से अगले वाली सेकंड के अंदर मैं चला 4 मीटर। कितना चला, 4 मीटर। फिर से अगले वाली सेकंड में मैं कितना चला, 6 मीटर। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेरे वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यहां पर 2 मीटर चला मैं 1 सेकंड में, फिर से मैं 1 सेकंड में यहां 4 मीटर चल लिया, फिर मैं 1 सेकंड में 6 मीटर चला गया। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, मेरे वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मेरा वेग क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसी को क्या कहते हैं अपन, त्वरण कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा वेग और त्वरण क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल को इंग्लिश में कहते हैं टर्नओवर टाइम। किसी कण या पिंड को एक चक्र पूरा करने में लगे समय को उस कण या पिंड का क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। मतलब कोई भी कण हो गया, कोई भी पिंड हो गया, वह एक चक्र जितने समय में लगा रहा है, मतलब जितने समय में एक चक्र पूरा कर रहा है, वो समय उसके लिए क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा, उसका टर्नओवर टाइम हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये एक अपने पास पथ है, एक रास्ता है, समझ गए, ये एक रास्ता है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ ए बिंदु से चल रहा हूँ। कौन से बिंदु से, ए बिंदु से। अब मैं यहाँ ए बिंदु से चला और यहाँ चलकर मैं फिर से कहाँ आ गया, इसी ए बिंदु पर आ गया, फिर से इसी ए बिंदु पर आ गया। तो मेरे को यहाँ से चलकर यहाँ पर इसी बिंदु तक मैं फिर से आया। मेरे को टाइम कितना लग गया, 5 मिनट। कितना लग गया, 5 मिनट। तो ये 5 मिनट मेरे लिए क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया। क्या हो गया, आवर्तकाल। मेरे को मतलब ये एक चक्कर पूरा करने में 5 मिनट लग गए, तो ये मेरा क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी कण, कोई भी पिंड जब अपना एक चक्र पूरा करता है और एक चक्र पूरा करने में उसको जितना समय लगता है, वो उसके लिए उसका क्या हो जाता है, आवर्तकाल हो जाता है। जिसको आवर्तकाल को अपन देखो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दर्शाया जाता है, टी से। टी से अपन आवर्तकाल को दर्शाते हैं। इसके बाद में समझते हैं अपन आवृत्ति। आवृत्ति किसे कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। मतलब किसी कण या पिंड द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए चक्रों की संख्या को। यहां पर दोस्तों ध्यान देना, जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट है। किसका, आवर्तकाल का अपोजिट। आवर्तकाल में क्या होता है, मतलब एक चक्र पूरा करने में लगा समय। आवर्तकाल में क्या हो रहा था, एक चक्र पूरा करने में लगा समय क्या कहला रहा था, आवर्तकाल कहला रहा था। अब यहां पर ध्यान देना, आवृत्ति किसे कहते हैं, मतलब एक सेकंड में कितने चक्र लगाए।
मतलब इसने 1 सेकंड में, मैं यहां से चला ए बिंदु से चलकर यहां ए बिंदु पर फिर से आ गया, समझ गए। यहां पर मैं फिर से दौड़कर फिर से ए बिंदु तक आया, ठीक है। तो 1 सेकंड के अंदर मैंने कितने चक्र लगा दिए? 1 सेकंड के अंदर मैंने 5 चक्र लगा दिए। कितने चक्र लगा दिए? 5 चक्र लगा दिए। तो ये 5 चक्र मेरी क्या हो गई? आवृत्ति हो गई। क्या हो गई? आवृत्ति हो गई। तो मतलब ये हो गया कि 1 सेकंड के अंदर कण या पिंड जितने चक्र लगा रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एफ से। एफ से फ्रीक्वेंसी को दर्शाया जाता है। तो समझ गए होंगे आवर्तकाल और आवृत्ति एक दूसरे के जस्ट क्या है? अपोजिट है। इसके बाद में अपन देखते हैं बल। बल क्या होता है? जिसको बोलते हैं फोर्स। किसी वस्तु को खींचने या धकेलने के लिए लगाए गए जोर या ताकत को बल कहते हैं। कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो उसको अपन क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं या फिर धकेल रहे हैं, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है? अपने को जोर या ताकत लगानी पड़ती है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? बल कहेंगे, सिंपल लैंग्वेज में। समझ गए? बल को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एफ के द्वारा। एफ के द्वारा अपन बल को डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। किससे लिखते हैं? एफ से। बल की इकाई या फिर क्या बोल सकते हैं? मात्रक। ध्यान रखना दोस्तों, इकाई भी बोल सकते हैं और मात्रक भी बोल सकते हैं। तो बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन को किससे लिखते हैं? एन से। बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। मतलब बल की क्या होती है? बल लगाने की एक दिशा होती है। एक होती है सदिश राशि, एक होती है अदिश राशि। सदिश राशि मतलब ऐसी राशि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक दिशा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की आवश्यकता होती है। और अदिश राशि क्या होती है? जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। यहां पर एक परिभाषा और है कि वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण, मतलब द्रव्यमान वस्तु का और वस्तु का त्वरण, जब अपन इन दोनों को इंटू करेंगे, गुणा करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा? बल मिल जाएगा। तो वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण दोनों को मैंने क्या कर दिया? इंटू कर दिया, तो अपने को क्या मिल गया? बल मिल गया। तो अपन ये भी कह सकते हैं वस्तु के द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अर्थात F = m × a। किसी वस्तु के वेग व दिशा, अब कोई भी वस्तु हो गई, उसकी वेग व दिशा बदलने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे क्या हुआ, अपने पास एक फुटबॉल है। क्या है? अपने पास एक फुटबॉल है, ठीक है। मैंने फुटबॉल को यहां से किक मारा, मतलब लात मार दी, तो फुटबॉल किस दिशा में जा रही है? इस दिशा में जा रही है। अब मेरे को फुटबॉल इस दिशा में जा रही है, अब मेरे को इसकी दिशा चेंज करनी है, इसका डायरेक्शन बदलना है, मेरे को फुटबॉल को इधर भेजना है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? जब फुटबॉल इधर जा रही है इधर से, तो मेरे को फुटबॉल को इधर भेजना है, तो इधर मेरे को भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? बल देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? बल देना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर इधर से इधर की तरफ बल दूंगा, तो फुटबॉल क्या होगी? इधर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब यही है कि कोई भी वस्तु है, उसका वेग बदलना है या फिर दिशा बदलनी है, तो अपने को क्या देना पड़ेगा? उसको बल देना पड़ेगा, मतलब बल की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए रहेंगे बल के बारे में, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं गति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। तो देखते हैं गति की परिभाषा क्या होती है। मैंने यहाँ पे लिख दी है। किसी कण या पिंड में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन होता है तो कहा जाता है कि कण या पिंड क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जैसे इसने क्या बताया है कि किसी कण या पिंड में समय के सापेक्ष क्या हो रहा है? स्थान परिवर्तन हो रहा है। मतलब वो कण क्या कर रहा है? समय के साथ साथ अपना स्थान भी बदल रहा है। तो अपन क्या कहेंगे कि कण या पिंड क्या है? गतिशील है। जैसे सपोज करो मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर मैं खड़ा हूं ए बिंदु पर, कुछ समय बाद चलकर मैं बी बिंदु पर चला गया, कुछ समय बाद चलकर मैं सी बिंदु पर चला गया, मतलब बी बिंदु पे आ गया ए से, फिर बी से सी बिंदु तक चला गया। मतलब समय के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं? मेरी जगह बदल रहा हूं, स्थान को मैं बदल रहा हूं। तो आप क्या कहोगे? कण या पिंड क्या है? गतिशील है। क्या है? गतिशील है। या फिर आप क्या बोल सकते हो? किसी कण या पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अर्थात अपन क्या कहेंगे? गति बराबर पिंड द्वारा तय की गई दूरी बटे में दूरी तय करने में लगा समय। ये अपना गति का क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले की सहायता से अपन गति निकाल सकते हैं, मोशन निकाल सकते हैं। गति की इकाई
या फिर मात्रक, अपन मात्रक भी बोल सकते हैं, इकाई भी बोल सकते हैं। तो गति की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होती है। यहां पर दोस्तों ध्यान देना, मैंने वेग की इकाई भी क्या बताई थी? मीटर प्रति सेकंड। तो वेग और गति दोनों की इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। समझ में आया? तो दोस्तों अब तक हमने कुछ बेसिक टर्म देख लिए हैं जो अपने को चैप्टर नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण में काम आने वाले हैं। इसके बाद अपन चैप्टर को शुरू करेंगे।